बहुत ही प्यारा नाम, मेरे बहुत ही प्यारे बड़े भाई, बहुत ही सच्चे मन वाले, बहुत ही अच्छे मन वाले। मैं उनके लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, उनके आह्वान के लिए, उनके स्वागत के लिए। और लगे कि अगर हमने ये सही पंक्तियां पढ़ दी हैं, हालांकि अपनी शैली में हास्य को संवारते हैं, हास्य को निखारते हैं, लगे सुभानपुर वालों के मैंने उनके स्वागत में, अगर लगे कि स्वागत में मैंने सही पंक्तियां पढ़ी तो एक बार तालियों का महोत्सव हो जाए उनके लिए। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो चलते हैं एक पांव से भी लोग, अरे सुभानपुर वालों, चलने को तो चलते हैं एक पांव से भी लोग, अगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। मैं इन पंक्तियों के माध्यम से बुलाता हूं आदरणीय रजनीश त्रिपाठी जी को, आए और अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने हास्य व्यंग के माध्यम से आप सबको सुशोभित करें, आप सबको लाभान्वित करें। आदरणीय रजनीश त्रिपाठी जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। बहुत ही सुंदर आपका, जितना सुंदर गला है उतना ही सुंदर आपका स्वर है और उतने ही सुंदर आपके गीत है, गजल है। 5-7 मिनट आपके बीच में हूँ। ये कार्यक्रम अभी शुरू होने को था, मैं थोड़ी देर पहले आ गया था, तो वहाँ पे खड़ा था तो एक सज्जन हमारे पास अभी आए थे। आ जाइए सब लोग आइए, आगे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मैं अभी आया तो यहाँ पर पीछे खड़ा था तो एक सज्जन अभी मेरे पास आए, बोले आप कवि हो? मैंने कहा हाँ कवि हूँ। बोला हमारे यहाँ कहावत है कि जिसका आधा दिमाग खराब होता है वही कवि बनता है। मैंने कहा जिसका आधा दिमाग खराब होता है वही कवि बनता है। और मैंने कहा जिसका पूरा दिमाग खराब हो वो? कहने लगे वो तो कवियों को बुलाकर कवि सम्मेलन करवाता है। बहुत बढ़िया, वाह। हमारे बीच में एकमात्र कवित्री के रूप में उन्होंने सरस्वती वंदना भी पढ़ी। मैं तो माँ बागेश्वरी के चरणों में बस 2 लाइनें रखता हूँ कि हे प्रभु आनंद दाता आशीष हमको दीजिए, हे प्रभु आनंद दाता आशीष हमको दीजिए, और भाई रविंद्र जी जैसे आयोजक 10-20 हमको दीजिए। क्या बात है, वाह। आदरणीय सुनील अवस्थी जी बैठे हैं, ओज की बड़ी कविताएं सुनाई उन्होंने, आपके बीच में साहस भरने का काम किया। अच्छा, मैं ओज की बात करता हूं तो मेरी ओज में भी हास्य निकलता है। इन्होंने शाहीन बाग और पाकिस्तान और उस पर सब निपटाने की बात करी। मैं चीन को निपटाने के लिए मैंने 4 पंक्तियां उठाई तो उसमें से भी ठाका निकला। गांव में क्या होता, अगर कब्जा करना हो किसी की जमीन पर तो 2 ही 3 काम होते, या तो वहां भैंसियां बांधने लगो या वहां कंडे पाथने लगो। बस यही भाव, यही से मैंने पंक्तियां स्टार्ट करी कि ए चीन आंख ना दिखायूं बात बात पर, ए चीन आंख ना दिखायूं बात बात पर, ये देश है किसानों का बस इतना याद कर, यदि गांव की सब औरतें बसा दे सीमा पर, यदि गांव की सब औरतें बसा दे सीमा पर, तो आधा चीन ये कब्जा ले कंडा पात पात कर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। दोबारा से पढ़ा जाइए कि ए चीन आंख ना दिखायूं बात बात पर, ये देश है किसानों का बस इतना याद कर, यदि गांव की सब औरतें बसा दे सीमा पर, तो आधा चीन ये कब्जा ले कंडा पात पात कर। आधा चीन ये कब्जा ले, ये भी समाधान हो सकता है। और मुझे लगता है कि जो भ्रष्टाचार की बातें होती हैं, आप देख रहे कुछ नेता इस समय जेल में है, मुझे लगता है भ्रष्टाचार का एक बड़ा कारण जो हो सकता है वो है अशिक्षा। मैं तो एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता हूँ, किसी गांव से कंप्लेंट आती है कि जो मध्याह्न भोजन व्यवस्था चलती है या गांव के स्कूल के लिए जो पैसा आता है उसमें प्रधान अपना हिस्सा मांग रहा था। मैंने प्रधान जी को बुलाकर पूछा, मैंने कहा आप इसमें अपना हिस्सा क्यों मांगते हैं? तो प्रधान ने कहा ये तो संस्कृत की किताब में लिखा है। मैंने कहा ये कहाँ लिखा है? तो वो जाकर एक कक्षा 4 की किताब लेकर आए, बोले ये देखो लिखा है विद्या धनम सर्व धन प्रधानम। मैंने कहा इसका मतलब? बोले लिखा है विद्या धनम सर्व धन प्रधानम, अर्थात विद्या के लिए आया समझ धन प्रधान का है, फिर चाहे वो 20% ले चाहे 30% ले ले। क्या बात है। तब पंक्तियां मैंने लिखी कि भ्रष्ट नहीं है नेता सारे,
ये तो है शिक्षा के मारे, भ्रष्ट नहीं ये नेता सारे, ये तो है शिक्षा के मारे। हिंदी भी ना आए पढ़ना, अंग्रेजी के क्या है कहना, कहाँ लिखा था पता नहीं, पर गांधी ने था लिखा कहीं कि रिश्वत लेना अन्याय है, नेता समझे अन्य आए हैं। वाह, बहुत बढ़िया। कहाँ लिखा था पता नहीं, पर गांधी ने था लिखा कहीं कि रिश्वत लेना अन्याय है, नेता समझे अन्य आए हैं। ले ली, इसमें इनकी कहाँ है गलती, आप समझे क्यों रिश्वत चलती। इतनी ही बस नहीं समस्या, लिखने में भी यहाँ तक अच्छा, नेता जब दो गले मिले अर्थ नए कुछ और मिले, लिखना था दो गले मिल रहे हैं। नेता जब दो गले मिले अर्थ नए कुछ और मिले, लिखना था दो गले मिल रहे हैं। इन्होंने लिखा दो गले मिल रहे हैं, दो गले मिल रहे हैं। इन्होंने लिखा, इन्होंने लिखा दो गले मिल रहे हैं। मातृशक्ति बैठी है, कैसे मातृशक्ति अपने पतियों से भले ही वो लड़ जाए, लेकिन अपने पति की जो व्यवसाय होता है, जो रोजगार होती है, उसकी तरक्की के लिए कैसे कामना करती है। चार पंक्तियां उठाता हूं। ये देश है जहां गाय गौरी और गंगा की पूजा होती है, लेकिन मैंने एक दिन एक महिला को एक सांड की पूजा करते हुए देखा। अच्छा, वाह, बहुत सुंदर। ये तो नहीं काहे दिखते हैं भाई। एक दिन मैंने एक महिला को एक सांड की पूजा करते हुए देखा, तब चार पंक्तियां निकाली। पंक्ति आप तक पहुंचे तो आपकी हंसी मिले, ठाका मिले कि एक महिला ने एक सांड को रोटी खिलाकर तिलक लगाया। अच्छा, एक महिला ने एक सांड को रोटी खिलाकर तिलक लगाया, सर पर पल्लू रखकर सादर भाव से शीश भी झुकाया। मैंने कहा मैडम, इस सांड ने कईयों के सर फोड़े हैं, कईयों की हड्डी टूटी है, कईयों के जबड़े तोड़े हैं। मैडम बोली इसमें सांड की कोई खता नहीं, ये तो उसके पास से गुजरने वालों की गलती है। अरे मेरे पति हड्डी के डॉक्टर हैं, हमारी रोजी रोटी तो इसी सांड से ही चलती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ इस तरह से भी बरकत की कामना करती है। अच्छा, जैसा मैंने बताया कि मैं पेशे से शिक्षक हूँ, तो जब मैं पहले दिन अपने विद्यालय पहुंचा तो देखा गांव के नुक्कड़ पर एक छोटी सी दुकान थी, वहां एक बच्चा बैठा बैठा बीड़ी पी रहा। अच्छा, हाँ प्रदीप भाई, हाँ, गांव के नुक्कड़ पर एक दुकान और एक छोटा बच्चा बीड़ी पी रहा। मैंने उसके पिताजी को बुलवाया, मैंने कहा अपने पिताजी को बुलाओ। पिताजी आए, मैंने उससे कहा देखो तुम्हारा बच्चा बीड़ी पी रहा है। पिताजी का जवाब सुनना, अगर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आए तो उसको तालियों में बदलना। मैंने कहा आपका बच्चा बीड़ी पी रहा है। पिताजी बोले गाँव बहुत छोटा है गुरुजी, यहाँ सिगरेट मिलती नहीं, बीड़ी से ही काम चलाना पड़ता है। बहुत बढ़िया, वो सुभानपुर को हुई है। बहुत बढ़िया, वाह। तुम प्रदीप लग रहा है पैसे ले जाने नहीं दोगे घर। बहुत बढ़िया। अच्छा, वही बच्चा मैंने देखा एक प्लास्टिक के पाइप में कुत्ते की पूंछ को डाल रहा। मैंने कहा तूने सुना नहीं, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, चाहे 6 महीने पाइप में डाले रहो तब भी। कह रहा गुरुजी, इतना होशियार बच्चा, कह रहा गुरुजी हमें ये अपनी कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं करनी, हमें तो अपना ये प्लास्टिक का पाइप टेढ़ा करना। जबरदस्त बच्चा, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। जैसे ये बच्चे बैठा था मेरी क्लास में एक बच्चा, मैंने कक्षा 5 में पढ़ता था। मैंने कहा तुम इतने बड़े हो गए हो, कक्षा 5 में पढ़ रहे हो, तुम्हें हिंदी पढ़नी नहीं आती? हम जब तुम्हारे जितने थे तो अंग्रेजी पढ़ लेते थे। बच्चा बोला गुरुजी तुम्हें कोई ढंग का मास्टर पढ़ाता होगा। क्या बात है, सामने बेइज्जती। ये बच्चे मासूम होते हैं, यहाँ से हास्य निकलता है। मैं बच्चों से सवाल पूछता हूँ, वो उत्तर देते हैं, उनसे भी हास्य निकलता है। यहाँ तक कि गाँव के जो शिक्षक होते हैं वो भी हास्य देते हैं। एक शिक्षक पढ़ा रहे थे, बच्चे से पूछा 12 दूनी, बच्चे ने कहा 26। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई, बोला शाबाश बहुत अच्छे। मैंने कहा 12 दूनी सर 24 होते हैं, आप ये 26 बता रहा है, आप इसकी पीठ थपथपा रहे हैं। गुरुजी बोले क्या धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा, कल तो ये 12 दूनी 28 बता रहा था।
बहुत बढ़िया। तो बहुत धैर्यवान हमारे गुरुजी भी होते हैं कि वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। कहीं भीड़ में खो गई आदमियत, उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। वो आदमियत कहीं शहरों में या शहरीपन में खो गई है, वो गांव में जिंदा है। गांव को मैं संस्कृति की राजधानी मानता हूँ। आज भी गांव में संस्कृति और वो भोलापन, वो मासूमियत जिंदा है। परसों मैं इटावा स्टेशन पर खड़ा था, एक बुजुर्ग महिला हमारे पास खड़ी थी। तो एक स्टेशन पे ट्रेन आई, वो इटावा रुकने वाली नहीं थी तो एकदम सर से निकल गई। अब वो मासूम डुकरिया का स्टेटमेंट सुनो, वो हमसे क्या बोली, लला ड्राइवर कितना होशियार, कितनी लंबी गाड़ी, कितना लंबो चौतरा, घिट के निकाल दई और चौतरा नहीं फूटन दो। एक बार वाह, एक बार जोर से चला लिया पीछे तक। वाह, बिल्कुल बिल्कुल दूल्हा लग रहे हैं, दूल्हा लग रहे हैं। बस निकरोसी की दे रहे हैं। बस अब जो है हमारी कोई 4 पाई की चीज की आए जाए तो हम हाथ पावर करवाए थे। हाँ, और साला बैठा ही है सारा जोरी वाले ले आते हुए। हंसी मजाक की बातें बहुत हुई। हमारे बीच में 2 और कवि हैं जो शेष हैं और वो विशेष भी है। मैं चाहता हूं कि